प्रिय हमारी तो मैं तो हिमालय पे जा रही हूँ, था कोर्स करा दूं, हिमालय पे बाबा बनूंगा, बाबा तपस्या करूंगा, फिर बाद में घोर अखंड तपस्या करूंगा वहां पर, फिर बाद में तपस्या करने के बाद फिर उदयपुर में सेवाश्रम पे अपना आप लागेगा, ठिकाणों लागेगा, अपने तपोभूमि होगा अपना ये ठोकर चौराया। फिर वहां पर आप लोग कभी मिल जाओ ना, फिर आप बोलना ए यो पहली मास्टर हो, मन भूगोल पढ़ातो, हाँ बाबा तो बाद में बनियो है, पहली मास्टर हो ठीक है ना। बाबा जी बेणु, बाबा जी हिमालय पे जा रही हूँ मैं, तुम्हारे तपस्या कह रहा हूँ, भोलेनाथ की शरण में जाऊं थोड़ा दिन में, है जिंदगी का है, हाँ सावन के झूलों ने वही गाना गाएंगे हम तो। लाइव वालों राम राम, आ जाओ भाई फटाफट से, सभी को स्वागत, सभी का अभिनंदन है लक्ष्य क्लासेज में भाई। हिमालय पे क्या प्राकृतिक वनस्पति पढ़ेंगे अभी अपन, है ना। चलो भाई, अपना जो टॉपिक का नाम है वो रहने वाला भाई प्राकृतिक वनस्पति। भाई प्राकृतिक वनस्पति या फिर अपने इसी को बोलते हैं भाई वन संपदा, वन संपदा, चाहे इसे अपन बोलते हैं भाई वनस्पति या इसी को बोलते हैं वेजिटेशन, है ना। अरे वेजिटेशन ही बोला है, ठीक है भाई। अब आ गयो मन नाम थोड़ा सा, कद कद मैं भूल जाऊंगा मैं, बाकी हमारी अंग्रेजी बहुत जोरदार है। हाँ सिद्धार्थ प्रजापति राधे राधे, गोविंद जी राधे राधे, है ना, गोविंद राठौड़, निकिता साहू। मैं थाका मीनू की को नाम को नहीं जानू, मैं मारो नाम ही जानू, मैं थाका की को नाम न जानू, ताकि सकला जरूर जानू। लाइव वाला का सभा का नाम याद है, सकला याद को नहीं है। हाँ जस्ट उल्टो है भाई, प्राकृतिक वनस्पति, वन संपदा या वनस्पति भाई, मतलब 100 बातें की एक ही बात है, अपना नीमड़ा बूढ़ा खेजड़ा ये अपन पढ़ना है, पेड़ पौधा पढ़ना है। देखो भाई अपन नौकरी लाग बाग कतरा जिंदगी में पापड़ बेलना पड़ रहा है, कदी तो धूड़ो पड़ना पड़ रहा है, कदी डूंगरिया उंगरिया न्याना गणता फरिया, और नौकरी लागे के बाद में खटी काम को नहीं आवे है, थोड़ा दिन के लिए काम आई, इले थोड़ा दिन में अच्छा रट्ठो मार लो इन्हें, बाद में उनको बोलना नौकरी लगने के बाद में जाओ बाड़ में, हमारे कोई लेना देना नहीं है। धूड़ो जिप्सी पेरेस उनको बोलना पहले हमारे समय बीकानेर थी, अब तू डूंगरपुर में चली जा भली, कहीं लेना देना नहीं है। थोड़ा आपको लंबे टाइम तक याद रखने की आवश्यकता नहीं है भाई, माने लंबा टाइम तक याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि माँ की आजीविका ही मुझे चल है। मैं अगर डूंगरपुर में ले परो जाऊं, कल पूछो ठीक है थे भिलवाड़ा चला जाओ पाछा, माना घर चालता कर दिया भाई इले, हाँ भाई मारो नाम ले लो चलो नाम ले लो भाई, पूनम राठौड़ भाई, ठीक है ना। हाँ भाई, तो एक बात ध्यान रखना भाई, प्राकृतिक वनस्पति के अंदर अपन पेड़ पौधा के बारे में विस्तारों डिटेल में पढ़ना है भाई। पेड़ पौधे क्या कितने प्रकार के होते हैं, वनस्पति का वर्गीकरण कैसे कर रखा है, किसने किया था, इसके संबंध में वनों को बचाने के लिए कौन कौन से अपने भाग आते हैं, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं, क्या क्या इनकी परिभाषाएं होती है। तो सुनना मेरी बात, कान खोल करके सुनना और पूरा का पूरा फोकस केवल और केवल बोर्ड पर रखना भाई। अपना जो टॉपिक का नाम है, टॉपिक का नाम आएगा भाई साहब अपने प्राकृतिक वनस्पति, या जिसे अपन बोलेंगे अपने वन संपदा। प्राकृतिक वनस्पति या अपन यहां पर बात करेंगे भाई साहब वन संपदा के ऊपर हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न बना, तो सर क्या बना, पहला प्रश्न बना कि सर जो वनस्पति आपने शब्द लिखा है, ये वनस्पति बताओ होता क्या है, क्या होता है वनस्पति और कहते किसे है वनस्पति। अरे वनस्पति का मतलब बाहर एक पेड़ है वो बताओ वनस्पति है या राक्षस का नाम है वनस्पति है, यानी कि पेड़ पौधे, ये पेड़ पौधे बताओ अपने क्या कहलाते हैं भाई वनस्पति। ठीक है, इनको हटा दे बेटा। अब देखना सुनना मेरी बात, वनस्पति का मतलब क्या होगा, वनस्पति का मतलब होता है भाई साहब पेड़ पौधों का समूह होता है, यानी कि पेड़ पौधों का समूह वनस्पति कहलाता है। पेड़ पौधों के समूह को वनस्पति कहा जाता है। याद रखिएगा, पेड़ पौधों के समूह को वनस्पति कहा जाएगा। एक समूह होता है जहां पर पेड़ पौधे ही पेड़ पौधे होते हैं, उनको अपन वनस्पति कह सकते हैं। बाहर की तरफ एक पेड़ लगा है, ये पेड़ है वनस्पति का ही पार्ट है, लेकिन इसे अपन वनस्पति में काउंट जरूर कर सकते हैं। लेकिन विशेषकर वनस्पति का मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं ना,
एक ग्रुप में होता है, एक जंगल में होता है, एक पार्क में होता है, गार्डन में हो सकते हैं। तो पेड़ पौधों को ही बताओ अपने यहां पर क्या कहते हैं भाई? वनस्पति। अपना टॉपिक का नाम बताओ, क्या नाम है भाई? प्राकृतिक वनस्पति। वनस्पति का मतलब पेड़ पौधों का समूह होता है। लेकिन आगे वाला प्रश्न बना, सर ये प्रश्न क्या बना? आगे वाला प्रश्न बना कि सर प्राकृतिक वनस्पति किसे कहा जाता है? मतलब दो चीजें आती है भाई, एक तो आता है कृत्रिम, एक आता है प्राकृतिक। एक तो वो चीज होगी जिसे कोई इंसान बनाता है, एक वो चीज आएगी जो अपने आप ऑटोमेटिक बनती है, जिसमें मानव का कोई योगदान नहीं है। जो प्राकृतिक संसाधन में आते हैं, क्या खनिज इंसान ने बनाया है क्या? नहीं। वो भी बताओ अपने क्या है भाई? प्राकृतिक है। क्या मिट्टी इंसान ने बनाई है क्या? नहीं। वो भी बताओ क्या है भाई? प्राकृतिक है। लिखा है ना मैंने, मिट्टी के अध्ययन प्राकृतिक संसाधन के रूप में होता है। यहां पर भी ये प्राकृतिक संसाधन में आती है, इसलिए इसको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। यानी प्राकृतिक वनस्पति का मतलब यहां पर क्या होगा? गौर करना मेरी बातों पर। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब होता है भाई साहब वे वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब होता है वे वनस्पति। वे कौन सी है? वे वनस्पति, वे वनस्पति जिसके उगने में, वे वनस्पति जिसके उगने में, अच्छी बात है भाई, कोमा फलने में, उगने में कोमा फलने में, तथा उगने में फलने में तथा फुलाने में, उगने से लगा करके फलने फुलाने में। वे वनस्पति जिसके उगने में, फलने में, फुलाने में। भाई साहब मानव का कोई योगदान नहीं होता है, मानव का कोई योगदान नहीं होता है, कोई योगदान नहीं होता है, कोई योगदान नहीं होता है। अच्छी बात है, नहीं होता है, कोई योगदान नहीं होता है। उसे प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। उसे प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे, ध्यान रखिएगा भाई, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहा जाएगा। मतलब याद रखना, प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। यानी कि वे वनस्पति है जिसको उगाने में, फलने और फुलाने में, मतलब बड़ा करने में ना इंसान पानी पिलाता है, ना इंसान उसका बीज डालता है, ना इंसान उसकी देखरेख करता है। वो जंगल में ऑटोमेटिक उसका बीज आता है, ऑटोमेटिक वो बड़ा होता है, ऑटोमेटिक उसके ऊपर फल और फूल आते हैं। उस प्रकार की वनस्पति को बताओ हम क्या कहते हैं भाई? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। आपके घर के अंदर आपने एक आम का पेड़ लगा रखा है, वो आम का पेड़ वनस्पति तो है लेकिन प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। वो आपने बोया है, आपकी देखरेख में वो पेड़ पौधा बड़ा हुआ है, इसका मतलब वनस्पति तो है लेकिन प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। वो आपने बोया है, आपकी देखरेख में बड़ा हुआ है, मतलब पेड़ पौधों का समूह है। बताओ अपने क्या कहलाएगा भाई? वनस्पति। लेकिन जिस वनस्पति के अंदर मानव का योगदान नहीं होगा उसे बताओ अपने क्या बोलेंगे भाई? प्राकृतिक वनस्पति बोलेंगे। याद रह जाएगा क्या यहां तक? रह जाएगा नहीं रहेगा? रह जाएगा ना? आगे सुनना मेरी बात भाई साहब। अगला पॉइंट यहां पर क्या बनता है? अगला पॉइंट अपना यहां पर यह बनता भाई साहब, अगला प्रश्न यहां पर यह बना कि प्राकृतिक वनस्पति की अगर अपन बात करते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति, अपना जो भारतीय संविधान आता है, प्राकृतिक वनस्पति भारतीय संविधान में किस सूची का विषय था? तो प्राकृतिक वनस्पति भारतीय संविधान के अंदर राज्य सूची का विषय था। राज्य सूची का विषय था। इसका मतलब सर अब नहीं है क्या? जी नहीं है। 1950 के अंदर जब अपने संविधान लागू होता है तब वन और वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण ये राज्य सूची के अंदर आता था। मतलब ये याद रखना, राजस्थान सरकार ही इसके ऊपर डिसीजन लेती थी कि कोई भी एक्ट लाना है या कोई कानून बनाना है तो वो केवल और केवल राजस्थान सरकार ही बनाती थी। 26 जनवरी 1950 के अंदर जब संविधान लागू होता है तब प्राकृतिक वनस्पति भारतीय संविधान में बताओ किस सूची में आता था भाई? राज्य सूची। बताओ संविधान में सूचियां कितनी होती है भाई? 3। एक तो कौन सी होती है? संघ सूची।
एक कौन सी होती है? राज्य सूची। एक कौन सी होती है? समवर्ती सूची। संघ का मतलब कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। राज्य का मतलब कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। समवर्ती का मतलब कानून कौन बनाता? केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाती है। तो वनों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल, याद रखना भाई, राज्य सरकार का था। बाद में जब केंद्र सरकार को लगा कि यार के यहां पर राज्य सरकार इतनी देखरेख वनस्पति की नहीं कर पा रही है, संरक्षण नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं केंद्र को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए भाई। केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए। आपको पता ही है कि जब अपने राजस्थान गवर्नमेंट अगर पेपर चोरी हो रही है, उसके ऊपर कोई डिसीजन पावर नहीं ले पाती है कि राजस्थान सरकार उन पेपर चोरों को नहीं पकड़ पाती है, तो फिर कहीं ना कहीं याद रखना सीबीआई की जांच होती है, कहीं ना कहीं वो मामला केंद्र के हाथों में चला जाता है भाई। तो फिर बाद में केंद्र उसमें हस्तक्षेप करती है। तो फिर बाद में जैसे ही सरकार को लगा कि यार अब ये बात हाथों से निकल गई है, फिर अपने यहां पर क्या किया जाता है? आपका सीधा सा उत्तर आएगा, फिर बाद में याद रखना भाई, 42वां संविधान संशोधन होता है। 42वां संविधान संशोधन होता है। कोई पूछे भैया बताओ 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में होता है। और 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन हुआ, और इस संविधान संशोधन के तहत वनों का विषय जो राज्य सूची में था, राज्य सूची से निकाल करके बताओ अपने कौन सी सूची में डाला गया? समवर्ती सूची। तो बताओ वर्तमान में बताओ संविधान के अंदर वनस्पति किस सूची में आती है? समवर्ती। बताओ पहले किस में था? राज्य। संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? 42वां। बताओ कब होता? 1976 में होता है। कोई भी चीज संविधान के अंदर जोड़नी है या कोई भी चीज घटानी है, तो संविधान के अंदर ऐसे ही यूं कोने भी हरक्षा नहीं जोड़ दे, संविधान में संशोधन होगा, उसमें कुछ फेरबदल होगा। संशोधन हुआ था वनों के विषय को राज्य से निकाल करके समवर्ती में डालने के लिए, 42वें नंबर का हुआ था। और 42वां संविधान संशोधन बताओ कब होता? 1976। दो प्रश्न अलग अलग है। पहले बताओ वन किस सूची में था भाई? राज्य सूची। लेकिन वर्तमान में बताओ किस में आता है भाई? समवर्ती। वर्तमान में समवर्ती सूची में था है, लेकिन पहले राज्य सूची में था। 1950 से लगा करके 1976 तक राज्य में था। 1976 से अब तक बताओ किस सूची में आता है? समवर्ती सूची। ये वाली बातें आपको यहां पर याद रखना है भाई। एक व्यक्ति का नाम आता है यहां पर भाई साहब, और उस व्यक्ति का क्या नाम आएगा? उसका नाम आता है यहां पर अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखना भाई साहब, वनों को लेकर के कानून एक बात कही थी। नेहरू ने एक बात कही थी। इन्होंने क्या कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो उगता हुआ वृक्ष होता ना, उगता हुआ वृक्ष ये किसका प्रतीक होता है? तो उगता हुआ जो वृक्ष होगा ये अपने प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक होता है। उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है। ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? उत्तर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू था। प्रश्न आ सकता है कि किसके अनुसार उगता हुआ वृक्ष प्रगति का प्रतीक है, तो सीधा सीधा उत्तर आएगा ये कथन कहने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे बताओ क्या नाम था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या कहा था? उगता हुआ वृक्ष बताओ किसका प्रतीक है भाई? प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है। मतलब भारत जो है वो अपनी प्रगति की ओर है भाई, कामयाबी की ओर, ऊंचाई पर चढ़ रहा है भाई। एक वृक्ष का बड़ा महत्व है, वृक्ष का बड़ा महत्व है भाई, वृक्ष का बड़ा महत्व है, ध्यान रखिएगा भाई। वृक्ष का महत्व ज्यादा होने के कारण याद रखना, डूंगरपुर में एक कार्यक्रम चलाया जाता है और उस कार्यक्रम का नाम आता रूख भाईला। बताओ अपने क्या नाम आता भाई? रूख भाईला। बताओ रूख भाईला कार्यक्रम बताओ अपने कब चलता है भाई? 1986। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वृक्ष मित्र होता है, जो पेड़ पौधों को बचाता है, जो पेड़ पौधों की रक्षा करता है। उस कार्यक्रम को बताओ अपने यहां पर क्या बोलते हैं? रूख भाईला। अरे क्या बोलते हैं? रूख भाईला। रूख भाईला कार्यक्रम बताओ कब चला था? 1986। बताओ कहां से चलता है? आपका सीधा सीधा उत्तर आएगा। बताओ रूख भाईला कार्यक्रम कहां से चलता है भाई? डूंगरपुर से चलता है। रूख भाईला कार्यक्रम 1986 के अंदर डूंगरपुर से चलता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वृक्ष मित्र।
बताओ क्या होता है भाई? वृक्ष मित्र। और याद रखना, उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है। बताओ कहने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताओ रूख बाइला कार्यक्रम कब चला? 1986। कहां से चलता है भाई? डूंगरपुर। और इसका मतलब क्या होता है? वृक्ष मित्र। बताओ प्राकृतिक वनस्पति भारतीय संविधान में किस सूची का विषय था भाई? राज्य। वर्तमान में किस में आता है भाई? समवर्ती। संविधान संशोधन कौन सा हुआ भाई? 42। बताओ अपने कब होता? 1976। अब सुनना मेरी बात, एक पॉइंट आपको यहां पर विशेष याद रखना भाई। हमारे पुराण जो है, हमारे जो पुराण है, इन पुराणों के अंदर एक बात लिखी हुई है भाई। सर पुराणों में क्या बात लिखी हुई है? पुराणों के अनुसार अगर मैं बात करता हूं तो पुराणों के अनुसार अगर आप किसी जगह पर 10 कुएं खोद रहे हो तो 10 कुएं की जगह पर याद रखना एक तालाब बना दो, आपके 10 कुओं का काम एक साथ में हो जाएगा। 10 कुएं खोदो या आपको एक तालाब बनाना है भाई। एक तालाब 10 कुओं के बराबर माना गया हमारे पुराणों के अंदर। पुराणों में एक दूसरी बात यह लिखी हुई है, अगर आपको 10 तालाब बनाने हैं, 10 तालाब मत बनाओ भाई, आप वहां पर एक झील बना सकते हो। एक झील 10 तालाबों का काम करेगी। पुराणों में यह भी बात लिखी हुई है, अगर आपको 10 झील बनानी है, 10 झील मत बनाओ भाई, आपको एक गुणवान पुत्र पैदा करना है। एक गुणवान पुत्र पैदा करना है, यह गुणवान पुत्र 10 झीलों का काम कर देगा। पुराणों में यह भी बात लिखी हुई है कि भाई साहब आपके जो 10 गुणवान पुत्र आप पैदा कर रहे हो, तो ये 10 गुणवान पुत्र पैदा मत करो भाई साहब, आपको सीधा सीधा एक वृक्ष लगा दो। एक वृक्ष के बराबर आपके 10 गुणवान पुत्र काम करते हैं। एक पेड़ लगा दो, इतनी मेहनत ना करो, सीधो मतलब यो है। बताओ एक बात बताना भाई साहब, 10 कुएं बराबर बताओ अपने क्या होता है भाई? एक तालाब। 10 तालाब बराबर क्या होते हैं भाई? एक झील। 10 झील बराबर क्या होता है भाई? एक गुणवान पुत्र। और 10 गुणवान पुत्र बराबर क्या होता है भाई? एक वृक्ष। मतलब एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है, जन्म से लेकर के मृत्यु उपरांत तक एक वृक्ष का याद रखना मानव जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। लास्ट में मरोगे तब भी लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी, जब जन्म होगा तब झूला भी याद रखना अपने लकड़ियों से ही झुलाया जाएगा। ये बात बताओ अपने कहां पर लिखी हुई है भाई? पुराणों में लिखी हुई है भाई। तो चलो भाई पहले इन 2-3 पॉइंटों को नोट करना। सबसे पहले लिखो अपने वनस्पति भाई। सबसे पहला पॉइंट लिखना अपने यहां पर वनस्पति। वनस्पति और वनस्पति में लिखना भाई पेड़ पौधों का समूह है। पहला लिखना अपने वनस्पति, और वनस्पति में लिखना अपने पेड़ पौधों का समूह है। पेड़ पौधों का समूह है, ठीक है भाई। पेड़ पौधों का समूह जो होता है उसे अपने याद रखना भाई वनस्पति कहते हैं। पेड़ पौधों का समूह वनस्पति कहलाता है। अगला लिखना अपने प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति भाई। प्राकृतिक वनस्पति में लिखना वे वनस्पति, वे वनस्पति, वे वनस्पति जिसके उगने में, वे वनस्पति जिसके उगने में, वे वनस्पति जिसके उगने में, कोमा फलने में, वे वनस्पति जिसके उगने में, कोमा फलने में तथा फुलाने में, वे वनस्पति जिसके उगने में, कोमा फलने में तथा फुलाने में मानव का कोई योगदान नहीं होता है। मानव का कोई योगदान नहीं होता है। उगने में, फलने में, फुलाने में मानव का कोई योगदान नहीं होता है, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। वे वनस्पति जिसके उगने में, फलने में, फुलाने में मानव का कोई योगदान नहीं होता है, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है हमारे यहां पर कि जिसमें उगाने में कोई योगदान नहीं होगा उसे हम नेचुरल वेजिटेशन के नाम से पुकारा जाएगा। आगे लिखो भाई,
आगे लिखो अगलो पॉइंट। हाँ, अरे नेचुरली बोला ना, अंग्रेजी थोड़ी बहुत आ मैंने। अगलो पॉइंट लिखो। मैं पूरी अंग्रेजी बोल दूं लेकिन थाका समझ में कौन आओ इले न बोलूं मैं। हाँ, आगे लिखो भाई। प्राकृतिक वनस्पति भारतीय संविधान में, भाई साहब गौर करना पॉइंटों के ऊपर। प्राकृतिक वनस्पति भारतीय संविधान में, प्राकृतिक वनस्पति भारतीय संविधान में राज्य सूची का विषय था। हाँ, प्राकृतिक वनस्पति भारतीय संविधान में राज्य सूची का विषय था। वो मेरी जिंदगी में था, अब नहीं है। ठीक है ना, था। हाँ, प्राकृतिक वनस्पति भारतीय संविधान में राज्य सूची का विषय था। ठीक है भाई, आगे लिखो। आगे लिखना, फिर आगे लिखना कि 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन बताओ अपने कब होता? 1976, 1976, 1976, 1976। बताओ 67, 68, 69 में बड़ा कौन सा है? 67, 68, 69। 68 है कि 59 है? 59 मतलब कितना हुआ है? 41, 42, 41 तीना में बड़ो कौन सा? चलो आगे लिखो। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976, 1976। भाई साहब याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। वर्तमान के अंदर वन और वन्य जीव का जो विषय है, ये याद रखना भाई साहब, समवर्ती सूची में आता है। हो गया भाई? आगे लिखना भाई, अगला पॉइंट लिखना भाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार उगता हुआ वृक्ष, उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील, उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक माना गया है। उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है। यह स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? सीधा सीधा उत्तर आएगा, बताओ क्या नाम था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, चाचा नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का क्या नाम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा भाई, ठीक है ना। आगे लिखना भाई, रूक भाइला कार्यक्रम। हाँ, रूक भाइला कार्यक्रम, रूक भाइला, रूक भाइला कार्यक्रम 1986, 1986 में चला था भाई। भाई साहब याद रखिएगा, रूक भाइला कार्यक्रम 1986 डूंगरपुर से। अरे रूख भाइला कार्यक्रम 1986 डूंगरपुर से शुरू हुआ। रूख भाइला कार्यक्रम 1986 डूंगरपुर से शुरू हुआ। शाब्दिक अर्थ लिखना, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो वृक्ष मित्र होता है। शाब्दिक अर्थ लिखना, वृक्ष मित्र, पेड़ पौधों का मित्र है। पेड़ पौधों को बोना, इसको उगाना, ये याद। हाँ फ्रेंड्स, ठीक है ना। हाँ फ्रेंड्स है, FRIENDS। अब तो सही है, ठीक है। हाँ, रूख भाइला कार्यक्रम का मतलब 1986 डूंगरपुर वृक्ष मित्र होता है। यह लाइन यूं क्यों उतार लो? पुराणों के अनुसार 10 कुएं बराबर एक तालाब है। पुराणों के अनुसार 10 कुएं बराबर एक तालाब।
इसमें पेड़ पौधे बचाने के लिए और पेड़ पौधे उगाने के लिए एक अभियान चलाया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि आप पेड़ पौधे लगाओ, वरना थोड़े दिनों बाद में आपको पीठ के ऊपर एक सिलेंडर बांधना पड़ेगा ऑक्सीजन के लिए। थोड़े दिनों बाद में आपको जलाने के लिए गैस के सिलेंडर मंगाने पड़ेंगे। लकड़ी नहीं बचेगी, पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हो तो कटाई को रोको, पेड़ पौधे लगाओ। ये कार्यक्रम है रूख भाईला के अंदर। पुराणों के अनुसार लिखना भाई, 10 कुएं बराबर एक तालाब है भाई। 10 कुएं बराबर लिखना अपने एक तालाब। 10 कुएं बराबर एक तालाब। 10 तालाब बराबर लिखना एक झील। 10 कुएं बराबर एक तालाब। 10 तालाब बराबर लिखो एक झील। 10 झील बराबर लिखना एक गुणवान पुत्र। 10 तालाब बराबर एक झील। 10 झील बराबर एक गुणवान पुत्र। हे पुत्र, 10 गुणवान पुत्र बराबर लिखना एक वृक्ष है। 10 वृक्ष बराबर या धरती है, पूरी सृष्टि है। क्या हुआ? हाँ, संरक्षण पढ़ते हैं ना, पर्यावरण का संरक्षण, उसमें भी वनों को लेकर के प्रावधान दिए गए हैं भाई। हो गया भाई। 10 गुणवान पुत्र बराबर एक वृक्ष है भाई। हमारे पेड़ पौधों को बचाने के लिए याद रखना अभी नहीं है भाई, प्राचीन काल से ही बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है। अपने राजस्थान के अंदर भी हुई है, रामसड़ी गांव जोधपुर में हुई है, पोलावास गांव नागौर में हुई है, खेजड़ली गांव जोधपुर की घटना तो दिल दहला देने वाली घटना थी भाई। अरे हुई थी ना 1730 में, अभय सिंह में, अमृता देवी बिश्नोई का काल था उस टाइम, ठीक है ना। देखो भाई, अब सुनना मेरी बात भाई। अरे मैं था 2-3 पॉइंट बता रही हूं भाई। अरे सुनना मेरी बात। अगर अपन थोड़ी सी यहां पर अपन बात करें ना, थोड़ी करा चाहे ज्यादा करा, लेकिन बात तो करांगा भाई। ये अपना इंडिया है, अब भारत को नहीं, इंडिया है, हिंदुस्तान है, ठीक है भाई। आपने जो ये भारत है ना भाई, अगर आपको प्रश्न में यहां पर ये पूछे भाई साहब, अगर आपसे यहां पर ये पूछा जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम वन विभाग की स्थापना कब की गई थी, आपका पहला प्रश्न तो ये आएगा। भारत में पहली बार वन विभाग की स्थापना बताओ कब हुई थी? 1854। और वन विभाग की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था लॉर्ड डलहौजी। बताओ अपने क्या नाम था भाई? लॉर्ड डलहौजी। नाम सुनो है? भारतीय रेलवे के पापा किसे कहते हैं? सड़कों के पापा किसे कहते हैं? अरे सड़कों के पापा कौन है? शेरशाह सूरी। आधुनिक सड़कों के पापा कौन है? मैकाडम। अरे क्या नाम है? मैकाडम। भारत के अंदर पहली बार वन विभाग की स्थापना याद रखना बताओ कब हुई थी? 1854। बताओ किसने की थी भाई? लॉर्ड डलहौजी। जब तक याद नहीं होगा मैं आगे चलूंगा ही नहीं। बताओ वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1854। बताओ किसने की थी भाई? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। लेकिन अगर प्रश्न यहां पर यह पूछे, सुनना मेरी बात, अगर प्रश्न आपको यहां पर यह पूछे भाई साहब कि भारत की पहली वन नीति बताओ अपने यहां पर कब बनी थी भाई? ये वन नीति बनी थी भाई साहब 1894 में। याद रखना भाई। भारत में पहली बार, राजस्थान का नाम नहीं ले रहा हूं अभी, मैं भारत का नाम ले रहा हूं। क्या सर हमें भारत के भी याद रखने पड़ेंगे? बिल्कुल रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है, केंद्र के द्वारा राज्य में हस्तक्षेप होगा। याद रखिएगा भाई। भारत में पहली बार बताओ अपने वन नीति कब बनी थी भाई? 1894। अब एक बात बताओ मुझे, क्या 1894 के अंदर अपना देश आजाद था या बताओ नहीं था भाई? बताओ देश आजाद कब हुआ था भाई? अरे कब हुआ था? 1947। देश आजाद 1947 में हो तो डर कहां गया है? होयो तो होयो, नुंगती खई वादन है। हाँ, तो अपना देश आजाद हुआ 1947 में। तो प्रश्न अगला और बना
देश आजाद होने के बाद में लगता है भाई स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत को अपन कहते हैं राष्ट्र। तो अगर कोई पूछे ना कि सर की राष्ट्र की पहली वन नीति बताओ आपके कब बनी थी, तो राष्ट्र की पहली वन नीति बनी थी भाई साहब अपने 1952 में। याद रखना भाई, भारत की पहली वन नीति बताओ अपने कब बनी थी भाई, 1894 में। ये पूरे इंडिया की पहली वन नीति थी, लेकिन याद रखना देश आजाद नहीं था। स्वतंत्रता के बाद में या राष्ट्र की पहली वन नीति बताओ अपने कब बनी थी भाई, 1952, या देश आजादी के बाद में पहली वन नीति थी। और जो 1952 की वन नीति थी ना, इस वन नीति में याद रखना संशोधन किया गया भाई। अब विशेष बात याद रखना जो एग्जाम में पूछी जाएगी, 1952 की जो वन नीति है ना, आपको क्या याद रखना है, आपको इसमें याद रखना है भाई साहब, इस वन नीति में संशोधन किया गया। बड़ी अच्छी बात है, संशोधन किया गया। इस वन नीति में संशोधन करते हुए यह लक्ष्य रखा गया, लक्ष्य रखा गया कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है, मतलब भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है अपने 32 लाख है, कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 33% भाग पर वन होना अति आवश्यक है। वन होना अति आवश्यक है भाई। ये बात कही थी कि अगर आप लोग पर्यावरण का संरक्षण चाहते हो, अगर आप पर्यावरण का पारिस्थितिकी जो संतुलन बनाए रखना चाहते हो, तो कम से कम भारत के 1/3 एक तिहाई हिस्से पर, अगर 10 किलोमीटर का टोटल एरिया है तो उसके लगभग 3.3% भाग पर वन होना चाहिए। अगर 100 किलोमीटर का एरिया है तो उसके लगभग 33 किलोमीटर के ऊपर बताओ क्या होना चाहिए भाई, वन होना चाहिए। ये वन नीति में बताओ संशोधन बताओ किस वाली में किया गया था, 1952। इस वन नीति में संशोधित करते हुए लक्ष्य रखा गया कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग, याद रखना भाई साहब, कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए भाई, 33। बताओ भारत में पहली बार वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1854। बताओ अपने किसने की थी भाई, लाल डलहौजी। भारत में पहली बार बताओ अपने वन नीति कब बनी थी, 1894। लेकिन राष्ट्र की पहली वन नीति बताओ अपने कब बनी थी, 1952। और इसमें संशोधन किया गया और टारगेट बताओ कितने का लिया गया, 33। अब इसी वन नीति को याद रखना, संशोधित वन नीति को वापस कब लागू किया गया, संशोधित वन नीति को लागू कब किया गया, संशोधित वन नीति भी कह सकते हो। और यह भारत के द्वारा, याद रखना, लागू होने वाली नवीनतम वन नीति भी कह सकते हो। और यह वन नीति बताओ वापस कब लागू होती है, 1988। 1988 में करेक्शन करके वापस लागू किया गया। और इस 1988 की वन नीति में यह कानून बना दिया कि अब हम वनों को लगाएंगे, वनों को बचाएंगे, वनोन्मूलन को कम करेंगे और हमारा टारगेट बताओ कितने तक पहुंचाएंगे भाई, 33। और इस 1988 की वन नीति में याद रखना भाई, मेन आपके यहां पर 3 चीजें आती है भाई। पहली चीज, जो अपना जो अपना कुल भौगोलिक क्षेत्र है, मतलब जो टोटल एरिया है भाई, यहां पर जो आपका कुल भौगोलिक क्षेत्र है, जो टोटल आपका जो भौगोलिक क्षेत्र है ना, इस कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग आपके टोटल मिला के एवरेज 33% भाग पर बताओ क्या होना चाहिए भाई, वन। फिर कहा गया भाई पहाड़ी जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र, उस पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर याद रखना भाई लगभग आपका बताओ कितना होना चाहिए भाई, 60% या 60 से 65% होना चाहिए भाई। और तीसरी बात यह कही गई कि जो आपका मैदानी जो क्षेत्र है, जहां पर नदियां वगैरह बहती है, वहां पर किसान वगैरह खेती भी करते हैं, शहर भी बसते हैं ना, तो वहां पर आपका कम से कम 20% वन होना चाहिए भाई। देखो भाई, दो ही चीज आती है, या तो पहाड़ी क्षेत्र आएगा या मैदानी क्षेत्र आएगा भाई। पहाड़ों के ऊपर कोई लोग नहीं रहते हैं, खेती बाड़ी कम होती है, तो पहाड़ों के अंदर बताओ परसेंटेज का कितना टारगेट रखा भाई, 60।
और मैदानों में कितना रखा भाई 20, और दोनों को जोड़ करके एवरेज बताओ अपने कितना निकाल दिया भाई 33। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितना वन होना चाहिए भाई 33, पहाड़ी क्षेत्रों में कितना होना चाहिए भाई 60, और मैदान में कितना होना चाहिए भाई 20। ये आपको यहां पर 3 पॉइंट याद रखना विशेषकर भाई। भारत में पहली बार वन विभाग की स्थापना बताओ कब हुई थी भाई 1854। अरे बोलो क्या ना कितना भाई 1854। बताओ अपने किसने की थी भाई लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली बार बताओ वन नीति कब बनी थी 1894। राष्ट्र की पहली वन नीति कब बनी थी 1952। संशोधन करके टारगेट कितने का रखा भाई 33, और संशोधित वन नीति को वापस बताओ कब लागू किया 1988। भौगोलिक क्षेत्र में कितना होना चाहिए भाई 33, पहाड़ी में कितना होना चाहिए 60, और मैदान में कितना होना चाहिए भाई 20। ये आपको यहां पर 3-4 पॉइंट है, यहां पर ऐसे कैसे ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान विशेषकर ध्यान रखना भाई। ये ऐसे कैसे ही उतार लो भाई, ऐसे कैसे उतारो भाई। मैं अभी भी कह रहा हूं ये सन बड़े महत्वपूर्ण है भाई। ये वाला प्रश्न अभी सीटी में पूछा गया था कि संशोधित वन नीति या राष्ट्र की वन नीति के अकॉर्डिंग मैदानी क्षेत्रों में कितना % वन होना चाहिए 20। ध्यान रखना। पहला पॉइंट लिखना भाई, भारत में सर्वप्रथम वन विभाग 1854। भारत में सर्वप्रथम वन विभाग 1854 स्थापना की थी, याद रखना भाई लॉर्ड डलहौजी द्वारा। भारत में सर्वप्रथम वन विभाग की स्थापना हुई थी 1854 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा। फिर प्रश्न आया कि भारत की पहली वन नीति 1894। भारत की पहली वन नीति 1894। भारत की पहली वन नीति आपके बनती है, याद रखना भाई साहब 1894 में बनती है भाई। अरे पहली वन नीति 1894। हाँ, भारत की पहली वन नीति बताओ कब बनती है 1894 में। हो गया भाई, अरे हो गया। तो अगलो पॉइंट फिर लिखो, स्वतंत्र भारत आफ्टर इंडिपेंडेंट आफ्टर 1947। ठीक है ना। हाँ, स्वतंत्र भारत या राष्ट्र की प्रथम वन नीति, स्वतंत्र भारत आजादी के बाद है ना, स्वतंत्र भारत या स्वतंत्र भारत या राष्ट्र की प्रथम वन नीति 1952। अरे 1952। और फिर इसमें लाइन लिखना नीचे की तरफ, इस वन नीति में, किस वन नीति में 1952 की वन नीति में, इस वन नीति में ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझे बुरा बनाने में। वाह 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 वाह, ठीक है ना। हाँ, इस वन नीति में संशोधन करते हुए, मैं शायर बन जाऊं यार थोड़ा दिन में। इस वन नीति में संशोधन करते हुए यह लक्ष्य रखा गया कि थाने या शायरी सुनावा के चक्कर में मैंने घर 3 घंटा रट्टा मारना पड़े शायरियों का, फिर याद हो मैंने। हाँ है, घर तो कोई सुनवा वाला ही को नहीं है, मैं अकेला ही सुनो दे ईयरफोन लगा टिनू बोलो टिनू पास सुन लियो है। खुद की मातों ने खुद की चप्पल कोई है ही कौन जी। इस वन नीति में संशोधन करते हुए यह लक्ष्य रखा गया कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 33% पर
33 ब्रैकेट में लिख देना 1/3 33 1/3 भाग पर वन होना अति आवश्यक है। बड़ी अच्छी बात है भाई, कम से कम आपके याद रखना भाई साहब 33% भाग पर वन होना चाहिए। ये वन नीति बताओ अपने कौन सी वन नीति कहती है? 1952 वाली। 52 वाली में वास्तव में ये बाद में संशोधन करते हुए टारगेट रखा था। फिर आगे लिखना भाई संशोधित वन नीति या नवीनतम वन नीति 1988। संशोधित वन नीति, संशोधित वन नीति, संशोधित, अरे संशोधित या नवीनतम वन नीति 1988 1988 1988। इसमें ये तीनों पॉइंट अलग अलग उतार देना। कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33, पहाड़ी क्षेत्रों में 60, मैदानी क्षेत्रों में 20 भाई। तीनों अलग अलग बातें याद रखनी। टोटल के 33% पर होना चाहिए, पहाड़ों में 60 होना चाहिए। 60 से 65 होगा तो भी चलेगा, लेकिन 60 से 70 नहीं होगा। 60 से 65, मिनिमम 60 अधिकतम 65। मैदानी में 20 से लगभग 25 होना चाहिए भाई। ये तो मिनिमम होना ही चाहिए भाई। इतना तो क्राइटेरिया में दिया गया सरकार के द्वारा कि इतना तो वन होना चाहिए भाई, क्योंकि मैदानों में अपने मिट्टी पाई जाती है, लोग खेती बाड़ी भी करते हैं, मैदानों में जनसंख्या भी रहती है, अपने घर भी बनते हैं, शहर भी बनते हैं। तो सभी जगह पर अगर पेड़ पौधे होंगे तो लोग कहां रहेंगे भाई? पेड़ पौधों के ऊपर तो रह ही नहीं सकते हैं। तो फिर इन्होंने कहा कि पहाड़ों में वनों का परसेंटेज बढ़ा दो, मैदान में घटा दो, ताकि मैदान में लोग खेती बाड़ी करेंगे, जनसंख्या भी रहेगी, तो वैसे पारिस्थितिकी संतुलन आपका 33% वैसे ही निकल के आ जाएगा भाई। हाँ, ये 60 से 65, ये 20 से 25 के लगभग। हाँ, 33 ऑल ओवर में होना चाहिए भाई, पहाड़ी और मैदान दोनों को मिला करके। लेकिन पहाड़ी में 60, मैदान में 20 याद रखना भाई, अलग अलग। और टोटल दोनों को मिला करके हमारे 33 होना चाहिए कुल मिला के भाई। अरे याद रेजा सीगन कौन रहा है भाई? अरे रेजा सीगन रहा है, अरे रेजा सी है। जमीन पर बैठ करके क्यों आसमान देखता है? वाह वाह करो एक बार, वाह वाह करो। हाँ, ये वही ने बात। वाह रे बात, रे जमीन पर बैठ के आसमान देखनो तो देखनो अपन की। चल चलो आगे चल। जमीन पर बैठ कर ये क्यों आसमान देखता है? पंख खोल जमाना उड़ान देखता है। हुस्न मिला है तो हुस्न की हिफाजत करे बंदे, जरा संभल कर चल तुझे सारा जहां देखता है। वाह 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 वाह, ठीक है आगे चले भाई। अरे चले आगे, लो साहब आगे चले भाई। अब मैंने पहलो बात बताओ भाई, उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है, यह बताओ किसने कहा था भाई? अरे किसने कहा था? एक बात बताओ मुझे आप लोग, रूक भाईला कार्यक्रम किस जिले से चलता है? बताओ कब चलता है? 1986 1900 और रूक भाईला का मतलब क्या होता है भाई? वृक्ष मित्र होता है। बताओ वनस्पति भारतीय संविधान में किस सूची का विषय है? पहले किसका था? संविधान संशोधन कौन सा हुआ? बताओ कब हुआ? 1976 में हुआ। 1976 76। एक बात बताओ मुझे, भारत में पहली बार वन विभाग की स्थापना बताओ कब हुई थी भाई? 1854 में हुई थी भाई। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी। पहली वन नीति कब बनी थी? 1894। फिर वापस राष्ट्र की पहली वन नीति कब बनी? 1952। टारगेट कितने का रखा भाई? 33। फिर संशोधन को करके वापस कब लागू किया? 1988। कुल में कितना टारगेट रखा भाई? 33। पहाड़ों में कितना है? 60। मैदान में कितना है? 20। यहां तक क्लियर है? अरे क्लियर है? आगे चलें, आगे चलें, आगे चलो भाई। आगलो पॉइंट चला भाई। लाइट चली गिरा। अरे पाछा वालों गेट ने खोल दे भाई, गेट ने खोल दे। अजूम जाए आदमी मर जाए अंदर को अंदर ही। बाद में पता चला सीआईडी वाला आवेगा, नया तो कोई चोट के निशान न कि चूंगटिया पड़ने के निशान बता दिया, मरा तो मरा कैसे, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ सफोकेशन की होगी फिर।
हाँ वो कौन है? ठीक है, अब देखो भाई, अरे अजूम रहे हो तो खोलो, आबाद है, लाइट चली गई है। अच्छा आदमी है, सब माता ऊपर नहीं मिला मैंने। हाँ अब देखो भाई, पहला पॉइंट देखना भाई, सुनना मेरी बात। आपका जो पहला पॉइंट और बनेगा भाई, अगर आपको यहां पर यह पूछे ना भाई साहब कि भारत में सर्वप्रथम, यानी कि भारत में याद रखना भाई, सर्वप्रथम वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? वन संरक्षण अधिनियम बताओ अपने कब आया था भाई? वनों को बचाने के लिए याद रखना एक्ट पहली बार कब आया था? तो ये वनों को लेकर के कानून या वन संरक्षण अधिनियम बताओ अपने यहां पर कब आता भाई? 1927। बताओ पहली बार अपने वन संरक्षण अधिनियम कब बना था भाई? 1927। अब मुझे एक बात बताना, क्या 1927 में देश आजाद हो गया था क्या? अरे हुई तो क्यों? आगे चला फिर और प्रश्न बनेगा भाई। अरे और प्रश्न बना, प्यारा प्यारा प्रश्न बना कि राष्ट्र का प्रथम वन संरक्षण अधिनियम बनेगा। सर राष्ट्र का पहला वन संरक्षण अधिनियम बनेगा। अरे अधिनियम बनेगा, अच्छी बात है सर, बनेगा। कब बनेगा? उत्तर आएगा भाई साहब 1980 में बनेगा। बताओ अपने कब बनेगा भाई? 1980। दोनों ही सन बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना भाई। बताओ भारत में पहली बार बताओ अपने वनों को लेकर के संरक्षण या कानून बताओ अपने कब बना था? 1927। लेकिन राष्ट्र का पहला वन संरक्षण अधिनियम बताओ अपने कब बना था? 1980। ये जो 1980 का जो वन अधिनियम था, 1980 का जो वन अधिनियम था, इस 1980 के वन अधिनियम के तहत याद रखना भारत में दो चीजों की स्थापना की जाती है। एक तो स्थापना होती है भाई केंद्रीय, एक तो यहां पर स्थापना होती केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाती है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र की स्थापना यहां पर की जाएगी। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी भाई। सेंट्रल वेजिटेशन रिसर्च सेंटर है, अंग्रेजी बराबर बोलूं मैं। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र आएगा। सर कहां पर आएगा? अब बिल्कुल लखन नहीं है इसमें, इसलिए जगह का नाम है लखनऊ। और बताओ लखनऊ कहां पर है भाई? यूपी। तो पहला प्रश्न बना, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहां पर है भाई? लखनऊ। अरे कहां पर है? लखनऊ। बताओ भाई साहब लखनऊ कहां पर है भाई? यूपी। ये बताओ किस वन अधिनियम की बात कर रहा हूं भाई? 1980। इसके तहत केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र की स्थापना लखनऊ उत्तर प्रदेश में की जाती है। पहला पॉइंट याद रखिएगा। अगला दूजा पॉइंट याद रखना। अगर आपसे यहां पर यह पूछा जाएगा भाई साहब कि बताओ केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां पर की जाएगी? केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना बताओ यहां पर की जाती है। वो बताओ अपने कहां पर की जाती है? स्थान का नाम आएगा देहरादून। अरे बताओ क्या नाम आता भाई? देहरादून। बताओ देहरादून कहां पर है भाई? उत्तराखंड। अरे कतराखंड उत्तराखंड, कतराखंड उत्तराखंड, कतराखंड उत्तराखंड। सुनील देखो सुनो हमारी बात। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र बताओ अपने कहां पर है भाई? लखनऊ। अरे लखनऊ कहां पर है भाई? यूपी। बताओ स्थापना कब होती है भाई? 1980। और केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है भाई? देहरादून। देहरादून कहां पर है भाई? उत्तराखंड। और इसकी स्थापना होती है साहब के 1981। बताओ कब होती है? 1981। बताओ किस अधिनियम के तहत स्थापना हुई थी? 1980। आनी की हे वत्स, अर्थात 1980 के वन अधिनियम के तहत वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ यूपी में डाला गया और वन अनुसंधान केंद्र देहरादून उत्तराखंड में डाला गया। यहां तक क्लियर है भाई? अरे क्लियर है किन को है? अरे है किन को है? क्लियर है यहां तक? ये जो अपना देहरादून उत्तराखंड है ना, इसमें और याद रखना भाई साहब
इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय बनेंगे, इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय बनेंगे भाई, क्षेत्रीय कार्यालय बनेंगे भाई, 4 क्षेत्रीय कार्यालय है। क्षेत्रीय कार्यालय का मतलब क्या होगा? अकेला मेन हेडक्वार्टर इसका देहरादून में है, मेन मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है, लेकिन इसकी 4 अलग अलग जगह पर इसके ऑफिस खोल रखे हैं, अलग अलग जगह पर इसकी 4 फ्रेंचाइज खोल रखी है भाई, ब्रांचें हैं। सर ये कहां पर है ब्रांचें? तो गौर करना मेरी बातों पर। सबसे पहला प्रश्न बना, इसकी 4 ब्रांचें आएगी। सर 4 ब्रांचें कहां कहां पर आएगी? दिस इज ए इंडिया, दिस इज ए इंडिया, सबसे पहली ब्रांच आएगी। सर ये कहां पर आएगी? आपका उत्तर आएगा भाई शिमला में आएगी। बताओ शिमला कहां पर होगा? हिमाचल प्रदेश। अरे शिमला कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। दूसरी आएगी। सर ये कहां पर आएगा? उत्तर आएगा नागपुर में होगा। बताओ कहां पर है भाई? नागपुर। और बताओ नागपुर कहां पर है भाई? महाराष्ट्र। तीसरे नंबर की जगह का नाम आएगा भाई बेंगलोर। बताओ क्या नाम है? बेंगलोर। और बताओ बेंगलोर कहां पर है भाई? कर्नाटक। और अगले का नाम आएगा भाई कोलकाता। बताओ क्या नाम है? नहीं, कोलकाता, ऐसे बोलो, क्या क्या नाम है? कोलकाता। पाछा बोलो एक बार, क्या नाम है? ये बात बताओ, इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं भाई? पहला कहां पर है? शिमला। एयरटेल की ला या वोडाफोन की ला, लेकिन ला शिमला, फोन मत ला, शिमला, शिमला, शिमला। बताओ कहां पर है शिमला भाई? हिमाचल। नागपुर कहां पर है भाई? बेंगलोर कहां पर है भाई? और बताओ कलकत्ता कहां पर है? अरे पश्चिम बंगाल में है। बताओ कलकत्ता कहां पर है भाई? पश्चिम बंगाल। ये प्रश्न आया था पीछे वाली रीट L1 के अंदर, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस जगह पर केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र का एक क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? कहां पर नहीं है? बताओ कितनी जगह पे? 4। लेकिन बताओ मेन हेडक्वार्टर कहां पर है भाई? देहरादून। देहरादून कहां पर है भाई? उत्तराखंड। स्थापना बताओ कब होती है? 1981। क्षेत्रीय कार्यालय कितना है? 4। खांच के रेपटो मेलनो 4 आंगले उगाड़ दे, एक अंगूठो है। बताओ पहला कहां पर है भाई? शिमला। दूसरा कहां पर है? नागपुर। तीसरा कहां पर है? बेंगलोर। और चौथा कहां पर है? कोलकाता। तो याद रखिएगा पहला प्रश्न, भारत में पहली बार वन संरक्षण अधिनियम बताओ अपने कब आता? 1927। लेकिन आजादी के बाद में पहला बताओ कब आता? 1980। और इसके तहत वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहां पर खोला गया? लखनऊ। और वन अनुसंधान केंद्र कहां पर खोला गया? देहरादून। जिसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने बनाए गए भाई? 4। शिमला कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। नागपुर कहां पर है भाई? महाराष्ट्र। बेंगलोर कहां पर है भाई? कर्नाटक। और बताओ कलकत्ता कहां पर है? पश्चिम बंगाल। याद रह जासी है कहीं? अरे रह जासी है। अब तो हाँ बोल दो, हमारे अंदर वाली आंतड़ी अब तो जवाब मांग बा लागी है कि बेटी का बाप उतरो के बोल रहे है, थोड़ा तो थरता ले ले। आगे लिखो पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना भाई, नेक्स्ट NEXT, नेक्स्ट POINT पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो भाई, भारत में सर्वप्रथम वन संरक्षण अधिनियम, भारत में सर्वप्रथम वन संरक्षण अधिनियम, यदा यदा ही धर्मस्य, वन संरक्षण अधिनियम 1927। भारत में पहली बार वन संरक्षण अधिनियम 1927, 1927। हाँ 1927। एक लगाम मूवी है, आप लोग देखना भाई, लगान देखिए, आमिर खान की मूवी है। वहां में अंग्रेजी की इतनी खतरनाक हिंदी कर रखी है, देख बाड़ो अंग्रेजा ने शर्म आ जाए यार कि मैं कौन सी अंग्रेजी को आविष्कार की, दोनों भारत वाला कौन सी अंग्रेजी की हिंदी बना दी है। उसमें कह रखा है कि तुम कहां जा रहे हो, ये तो हिंदी में है, और उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट देखना, तुम कहां जाता, या वहां भी प्योर अंग्रेजी है। मतलब तगड़ी वाली अंग्रेजी बना रखी है। ठीक है, आई एम कूड़े को, आई एम घर को आता, या आसान की अंग्रेजी वो, मतलब
एक तरीकों अंग्रेजी की तगड़ी वाली हिंदी बना रखी है समझ रहे हो ना। तो लिखो, भारत में पहली बार वन संरक्षण एक्ट आया था 1927 के अंदर भाई। अगला लिखना, राष्ट्र का प्रथम वन संरक्षण अधिनियम, राष्ट्र का पहला, राष्ट्र का मतलब आजादी के बाद का पहला है, राष्ट्र का पहला वन संरक्षण अधिनियम 1980, 1980, राष्ट्र का पहला वन अधिनियम 1980, 1980, 1980 को याद रखने की ट्रिक बताऊं मैं आपको, और याद रखने की ट्रिक बताऊं मैं। सबसे पहले लिखना एक, अरे सुनो, बड़ी शानदार ट्रिक है। पहले लिखना एक, एक के बाद में लिखना 9, 9 के बाद में लिखना 8, 9 में से 8 को निकाले, बताओ कितने आ गए भाई, 1। फिर ये आगे वाले 1 में से 1 को निकालो, बताओ कितने आ गए भाई, 0। तो यहां पर 1 9 8 0। यार ट्रिक है, ट्रिक टू भी बन सका है ठीक है ना। वन संरक्षण अधिनियम 1980। आगे लिखो, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत, ये जो 1980 का जो वन अधिनियम है, इसके तहत, इसके तहत केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र, इसके तहत केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ उत्तर प्रदेश, अरे केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र है लखनऊ उत्तर प्रदेश, नियम लखन कौन है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, 1980। हाँ, नेम बे लखनऊ को ढोल है नेम। वनस्पति अनुसंधान केंद्र है लखनऊ उत्तर प्रदेश, स्थापना आएगी अपने 1980, 1980। अगला पॉइंट लिखो भाई। अगला, केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून उत्तराखंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम को नहीं, उत्तराखंड है। रोग नंबर ला गया है भाई, नीचे वाला ऊपर वाला रूम का आज ये वाला रूम में आ रहा है कंटिन्यू लगातार, बने पर एक गाड़ी आ रही फुल स्पीड का, अपना पपनियों मन यूं कर केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून उत्तराखंड, स्थापना 1981, 1981। ये दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण है भाई, ध्यान रखना। वनस्पति लखनऊ में है, वन देहरादून में है, और ये जो अपना वन अनुसंधान केंद्र है ना, ये अपने वनों की गणना करवाता है भाई। फॉरेस्ट काउंटिंग करवाने का काम इसका है, देहरादून उत्तराखंड वाले का, न कि लखनऊ वाले का है भाई। आगे लिखना भाई, इसमें नीचे की तरफ लिखना, वन अनुसंधान वाले में इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय है, इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय है, मतलब अलग अलग जगह पे का और कार्यालय बना रखा है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय है, 4 कतरा है भाई, 4 क्षेत्रीय कार्यालय है। पहले लिखो शिमला, 4 है, CH है भाई, AR। हाँ, शिमला, शिमला, शिमला बताओ कहां पर आएगा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, कहां चल, हिमाचल, शिमला हिमाचल प्रदेश। दूसरा लिखो नागपुर, महाराष्ट्र में है, शिमला हिमाचल प्रदेश में है, नागपुर महाराष्ट्र में है भाई। अगलो लिखो मोटेरा, बेंगलोर कर्नाटक, बेंगलोर, बेंगलोर कर्नाटक। और एक लिखना अपने कोलकाता पश्चिम बंगाल, जिसका पहले नाम था कलकत्ता। ये पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता, ब्रिटिश भारत की राजधानी थी कोलकाता, बाद में बदल के उसको दिल्ली किया गया, दिल्ली का नया नाम नई दिल्ली किया गया 1931 में, फिर बाद में। तो शिमला में है, नागपुर में है, बेंगलोर कर्नाटका में है, और कलकत्ता में है भाई सब। बताओ कलकत्ता कहां पर है, कलकत्ता कलकत्ता में है। अरे कलकत्ता कलकत्ता में है ना, कलकत्ता तो कलकत्ता में आओगे, कौन सो मुंबई में आओगे भाई। शिमला हिमाचल प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र, बेंगलोर कर्नाटका, और कोलकाता। और कोलकाता कहां पर आएगा भाई, पश्चिम बंगाल। याद रह जासी है गई।
अरे रेजा सी कौन रहे न रहे अरे कि न रहे रेजा याद चलो बताओ देखा मैंने रेजा तो बताओ सुनील ठीक बात है। भारत में पहली बार बताओ अपने वन संरक्षण अधिनियम बताओ अपने कब आया था भाई 1927 में आया था भाई। बताओ देश आजाद होने के बाद में बताओ कब आया था भाई 1980। इसके तहत केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां पर हुई भाई लखनऊ कहां पर है भाई। और केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां पर हुई भाई देहरादून कहां पर है भाई उत्तराखंड। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं भाई शिमला कहां पर है भाई नागपुर कहां पर है भाई बेंगलोर कहां पर है भाई और कोलकाता कहां पर है भाई कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। याद रह जासी है गई। 1952 की वन नीति में संशोधन करते हुए कितना % का टारगेट रखा गया था पहाड़ों में कितना है मैदानों में कितना है। यह बताओ कि वनस्पति संविधान में किस सूची का विषय था वर्तमान में किसका है। संविधान संशोधन कौन सा हुआ था बताओ कब हुआ था 1970 याद रह जाए। उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है स्टेटमेंट किसका है। रूख भाइला कार्यक्रम किस जिले से चला कब चला अरे कब चला अरे कब चला कहां से चला बताओ कब चला कहां से चला कार्यक्रम बताओ कौन सा चला भाई अरे कौन सा चला। इसका मतलब बताओ क्या होता वृक्ष अरे क्या होता है वृक्ष मित्र का कार्यक्रम कौन सा भाई कहां से चला भाई बताओ कब चला भाई। अब बताओ रूख भाइला कार्यक्रम का मतलब क्या होता भाई ये कब चला था भाई कहां से चला था भाई याद रह जासी है ना। अरे वक्त नरे वह आगे चले ये तो अपन ध्यान रखो भारत का संदर्भ में। अब आते हैं राजस्थान के अंदर भाई। अब सुनना मेरी बात 5 चीजें लिख रहा हूं 5 कतरी है भाई PANCH 5 बड़ी महत्वपूर्ण है। सुनना मेरी बात सबसे पहले भाई साहब अगर आपका प्रश्न यहां पर यह पूछे ना अरे सुनना मेरी बात अगर प्रश्न में आपका यहां पर यह बनता है थोड़ी पूंछली थोड़ी ज्यादा लंबी होगी है राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब की गई थी। राजस्थान के अंदर याद रखना वन विभाग की स्थापना की गई थी 1949 और इसका जो मुख्यालय था इसका मुख्यालय वो बताओ कहां पर था आपका उत्तर आएगा भाई साहब जयपुर में था। 1949 में राजस्थान में वन विभाग की स्थापना हुई थी जबकि भारत में 1854 को हुई थी भाई। मुख्यालय अपने जयपुर में है। जब वन विभाग की स्थापना हुई थी तो ध्यान रखना है उस समय किस समय उस समय जब वन विभाग की स्थापना होती है उस समय राज्य के लगभग याद रखना भाई साहब 13% भाग पर वन थे। राजस्थान के लगभग बताओ 13% भाग पर वन थे। अब बताओ कि 1949 में 13% पर थे तो बताओ अब वन बढ़ने चाहिए या घटने चाहिए भाई। लेकिन वर्तमान में राजस्थान के 9 पॉइंट में 60% भाग पर ही वन है। बड़ी विडंबना वाली बात है कि बढ़ने के बजाय घट गए वन। क्योंकि 1949 में देश आजाद हुआ था तब राजस्थान की जनसंख्या इतनी नहीं थी भाई। जनसंख्या बढ़ी पेड़ पौधों की कटाई हुई शहर बढ़ने लगे। आज से 20 साल पहले उदयपुर इतना बड़ा नहीं था बड़ा इतना नहीं था भाई। ये आज तो वैसा इधर सुखेर देबारी की तरफ भी मकान प्लॉट करने लगे हैं
देबारी तक चला गया, सौभागपुरा देबारी, हाँ अटिनी कल्लड़वास लकड़वास कौन सा गांव है, यह हारा घारा बस चुका है चारों तरफ भाई साहब। मेन उदयपुर सिटी थी उठे अपने वो, हाँ सुखाड़िया सर्किल वगैरह बलीचा साइड में उठी, मतलब लंबो चौड़ो बस चुक्यो है। आज के 20-25 साल पहले इतने मकान इधर नहीं थे भाई, ये सेक्टर भी इतना डेवलप नहीं था, ठीक है ना। अब ये 20-25 सालों में अब ये ज्यादा विकसित हुआ है धीरे धीरे। यहां पर पहले पेड़ पौधे थे, अब जनसंख्या बढ़ी, टाबर टिंगर होया, ए भाई साहब पेड़ पौधा ने काट काट मकान बना दिया, प्रॉपर्टी का काम। आज खेतों के, पहले खेतों के चारों तरफ बाड़बंदी पेड़ पौधों की हुआ करती थी, आजकल पेड़ पौधा सब खत्म हो गया। लोग पेड़ पौधा ने काट काट वो तार नेट वाले आते हैं ना, नेट, वो नेट यो कौन है 4G 5G वालों को नेट, वो तार बंदी आती है ना जाली वाली, वो जाली वाली खींच करके आजकल पूरा का पूरा नेम पेक बना दिया खेता ने, पेड़ पौधा ने सबा ने काट दिया। तो पेड़ पौधों में कमी आ गई है। वो राजस्थान है प्रधान टकई भी हो सके है, पहली 13% पे वन हा और अब वन कम हो चुका है भाई। राजस्थान में वन कम हो रहे थे, कंटिन्यू गिरावट आ रही थी। अब इन वनों के सुधारने के लिए राजस्थान ने वन नीति बना दी भाई। अब सुनना मेरी बात भाई साहब, बड़ी महत्वपूर्ण वन नीतियां हैं, मैं बता रहा हूं कि एग्जाम में प्रश्न आएगा भाई, यहां से 5 में से एक प्रश्न आएगा। सबसे पहला प्रश्न यह बनेगा भाई साहब, राजस्थान की प्रथम खुद की अपनी राजस्थान की प्रथम वन नीति बताओ अपने कब बनी थी। यह बनी थी भाई साहब अपने 18 फरवरी 2010। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, हर भर्ती परीक्षा में आएगा, ध्यान रखना भाई, हर भर्ती परीक्षा में पूछा जाएगा। कुछ भी कर लो लेकिन यह प्रश्न आता ही है, हर एग्जाम में आता है। 18 फरवरी 2010, 18 फरवरी 2010, 18 फरवरी 2010, तारीख बोलो एक बार कतरिया भाई, 18 फरवरी 2010। और मैं तुम पहली कह रहा हूं, जब तक ये याद को नहीं होगी तब तक मैं आगे कौन चलूंगा भाई। राजस्थान की पहली वन नीति बताओ कब बनी थी भाई, 18 फरवरी 2010। जबकि पहली बार बताओ वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1949। बताओ मुख्यालय कहां पर है भाई, जयपुर। बताओ कितना % पे वन हा भाई, 13% पे वन हा। अगला प्रश्न और याद रखना भाई, अगला प्रश्न क्या बनेगा, अगला प्रश्न बनेगा राजस्थान की प्रथम पर्यावरण नीति कब बनी थी। राजस्थान की पहली पर्यावरण नीति कब बनती है, यह नीति बनती है भाई साहब 22 अप्रैल 2010। बताओ कब बनती है भाई, 22 अप्रैल 2010। राजस्थान की पहली पर्यावरण नीति बनती है 22 अप्रैल 2010। एक विशेष पॉइंट जो मैं यहां पर नोट डाल के नोट कर रहा हूं, याद रखिएगा भाई, राजस्थान प्रथम राज्य है, राजस्थान प्रथम राज्य है जिसने वन एवं पर्यावरण नीति बनाई, पर्यावरण नीति बनाई भाई। ये नीतियां बनाने में राजस्थान 1 नंबर पर रहता है। राजस्थान पहला राज्य जिसने अपनी कृषि नीति बनाई, राजस्थान पहला राज्य जिसने अपनी पर्यटन नीति बनाई, राजस्थान पहला राज्य जिसने वन और पर्यावरण नीति बनाई। मतलब ये नीतियां बनाने का मामला में राजस्थान 1 नंबर पर हुआ है। ये 3 पॉइंट ऐसे कैसे उतार लो भाई, उतारो। है हाँ ये वाली लाइन, ये वाला क्या हुआ, क्लास में आए हुए लक्ष्य में मैं पिछले 1.5 साल से हूं। इससे पहले मैं अभिज्ञान में था ना, अभिज्ञान
अरे मैं कम कौन हूं, बहुत पूछी हुई चीज हूं मैं। अरे हाँ यार, कोई बात नहीं, अब की बार डालेंगे। हाँ। मैं तो 98 को जन्म है मारो, 98 का जन्म है मैं। अरे सही बता रही हूं, ये तो मैं सकल स्वरूप में लागू, मैं बूढ़ो आदमी लागू हूं मैं, बाकी कोने जाता है इसमें कोनो मैं। 2 अक्टूबर 98 मेरा जन्म दिवस आता है, गांधी जयंती को जोड़ लो हूं मैं। हाँ, बड़ो छोटो हूं, छोटो हूं। परिस्थितियों ने थोड़ा सा पड़ता गुड़ता महादेव जी बना दिया है, बाकी हमारी खुद की उम्र पढ़वा लिखवा की है। हाँ, आज पढ़तो तो आज RSIS होतो कटी, जिलो तहसील चला रही हो तो आज मैं किस्मत पर कागला बेटा है। हाँ, राजी राजी आराम हूं। 8 साल हो गया मैंने पढ़ा था ना, अब देख लो है कई देवे एग्जाम, मन उठ चुके हो मारो। हाँ, मन उठ चुके हो मारो भाई। 17 साल को ना, 17 साल को तब मुंह पढ़ा रहे हो मैं। 18 अगस्त 2015 मेरी पहली शुरुआत है। अब सोच लो मेरी बात, 18 अगस्त 2015 शुरुआत मेरे को 14 अगस्त को करनी थी, लेकिन झंडा आ गया तो मेरे को कहा 18 अगस्त को करना आप लोग। 18 अगस्त 2015। और जिस मार्कर से पहली बार पढ़ाया ना, वो मार्कर अभी भी मेरे पास में सुरक्षित पड़ा है, अभी भी रख रखा है उसको। यादें हैं, यादें रखनी चाहिए भाई। पहले मैं मैथ साइंस पढ़ाता हूं मैं, 2017 से ज्योग्राफी फील्ड में आया इसमें, पहले मैथ साइंस पढ़ाता था हैं, वरना हाँ पढ़ता कुड़ता महादेव जी बन गया। जब पढ़ाता हूं ना तब नेम मारवा सुनील तोड़ोक लागतो हूं मैं, सुनील तोड़ोक मारू फोरो लागे है। बाकी हाँ नेम चिंटो लागतो। ये बाबा जी वालों लुक ले बागले पीछे कारण ही हुई है कि क्लास में जातो सोचरी कहता ओ कौन है, मैंने कहता ए भाई थोड़ा उठी ना किसी जाए। मैं कहा तने पटावा लायो, मैं मास्टर हूं भाइयों को नहीं हूं मैं। हाँ यूं कहना पड़ता मैंने, बाकी बड़ो छोटो सो हो मैं, सद पढ़ावा लाग्यो। ज्योग्राफी पढ़ाई तो पहली बार मेरे को फर्स्ट ग्रेड का बैच मिला था, फर्स्ट ग्रेड का पहली बार जब 2017 में शुरुआत हुई ना, तो पहली बार ग्रेड फर्स्ट का बैच मिला था कोचिंग ज्वाइन करते ही पहले। और ग्रेड फर्स्ट में वही टीचर आए थे पहले, ऑलरेडी जो सेकंड ग्रेड लगे हुए हैं, ऑलरेडी जो थर्ड ग्रेड लगे हुए हैं। पहला दिन तो ऐसा लगा जैसे कि मैं उनको पढ़ाने नहीं गया, वो सभी मिलकर ही मेरे को पढ़ा रहे हैं। वो याद करके गया जो मेरे को पता था। मैं ठहरो साइंस वाला आदमी, हमारा ज्योग्राफी में कहीं लेना देना ही कोई नहीं है। मेरे को पता था कि यार कभी के कॉलेज से परेशान हो गए। मैं पहले वो ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज में उसमें पढ़ाता था, पहले डिप्लोमा फील्ड में था। तो नया नया गया तो फिर मेरे को बोला कि एक मित्र ने कोचिंग को ली, तो वो बोले यार सब्जेक्ट पढ़ा देगा क्या। मैंने बोला हाँ पढ़ा दूं, मैं मैथमेटिक्स पढ़ा दूं। ना मैथ का टीचर है, हमारे GK में चाहिए। GK में क्या पढ़ाए, मैं को तुम बोल दे जो पढ़ा दूं मैं। भूगोल पढ़ा दे, मैं को पढ़ा दूं, आती है। मैंने कहा हाँ, जिंदगी में कभी पानो ही कौन पढ़ो भूगोल में, वही पता कौन राजस्थान में कतरा जिला है। मैं को पढ़ा दूं तो टेंशन मत ले, ठीक है सुबह 8 बजे आ जाना, तेरी क्लास लगेगी भाई। और पहले मैं बाबा जी आवाज बन रहता हूँ, माता तिलक घास तो काना मैन भाई साहब फुल बाबा जी बन रहता हो, माता में चोटी वोटी बांध गांठ लगा रहा तो मैं रोज बालाजी की जाबा की आदत पड़ी थी कि हमारी पहली। अब यार तो की रूटीन कोचिंग में आ रही है, जिंदगी झंडू बाम गी जी का टाइम थोड़ा सा मुश्किल में निकला है। कोचिंग में गया सुबह 8 बजे, मैंने कहा बेच है वहां पढ़ानो है। एक बार तो कमरा में पग दी दोनों में, मैं गया तो स्टाफ रूम में आ गया पता, इवन पहली स्टाफ वाला बेटा था। मैं कहा भाई साहब स्टाफ रूम का ना क्लास है। मैंने कहा तो अत्याचार करियो यार मारो ऊपर। आते ही पहले तो यार मोटा मोटा बन गया, मैंने मन पूछ दो है कोई यार। ना 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 कॉन्फिडेंस रख, भी पहुंचो। किस्मत है कि मार्कर चलाना पहले ही जानते थे अपन, मार्कर चलाना बोर्ड पे लिखना होना, लेखन शैली बचपन से अच्छी है, हैंड राइटिंग हमारी ठेठ की अच्छी है। मैं क्यों ठीक है मैं संभाल लूँ भाई। मैं राजस्थान को सामान्य परिचय पढ़ा रही हूँ, मेरे को पता था 1 घंटा निकालना, गरु रट्ठो मार गयो मन जो पतो उठ जार उल्टिया करनी गोरी, अतर तगड़ो वाला रट्ठो मार पड़ो गयो। मैं 1 घंटो पढ़ानो है, 1 घंटो निकालना, मैंने पता 1 घंटा में ज्यादा ज्यादा 1.5 पेज लिखा पाऊं मैं। और 1.5 पेज ना भाई साहब घर 4 घंटा बैठ रट्ठो मारियो आचो लिख लिख नहीं याद किता। कहीं भी पूछ लो ये 1.5 पेज में सब चीज आ जाए है, लेकिन 1.5 में दूसरा पेज में आ जाओ आपने नाव है। यह वाली हालत होगी है। अब गए, मैं उनको लिखा रहा था कि राजस्थान का नया जिला पढ़ा रहा था प्रतापगढ़। मैं उनको कह रहा था कि प्रतापगढ़ है
यहां पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बना, झाकम बांध बना हुआ है। फर्स्ट ग्रेड में राजस्थान भूगोल आता, भारत और विश्व आता ही नहीं है। फरोग लाग तो वामू एक मैडम हाथ कड़ो की दो हो, मारो दिमाग खराब है। मैंने कहा ओ सर बेगो प्रमोसा भारत को ऊंचो बांध क्यों है? मैं को तारी बली करता आप तो 1.5 पेज याद कराया, ये तो सब्जेक्ट ने छोड़ दूजी किताब में पूछ लियो है। अब कहीं कर मैं क्यों, मैं पानी पी रहा हूं। अपना राम जी क्लास में मान आ गया, क्लास में थोड़ा पानी वानी पी दो। हमारी किस्मत ठीक है कि भाई वो प्रतापगढ़ लिस्ट को वहां का पहले घंटों निकल गया अपना आराम हो। मैं को आज की क्लास में छुट्टी पाया घर भाग पूरा आगो। मैं को मारा न पढ़ाना, मैं मारा बुटी ने पढ़ा रही हूँ, हमारा काम चल रहा है, 8-9 हजार रुपया कमा रही हूँ, मारा घना है। मैं पाचो घर पर मैं क्यों नया यार कोचिंग लाइन बढ़िया है यार, उठी नया नया आई आप भी तैयारी हो जाए अपनी भी, नहीं यार अपन 5 साल में चावा है। उस दिन मैं गया मार्केट में, मैं को पहले राजस्थान भूगोल नहीं, पहले अपन इंडिया और वर्ल्ड तैयार करेंगे। मार्केट में गया, किताबें खरीदी, किताबें लेकर के फिर घर आया। फिर मैंने कहा कि जब तक अपन उनका एक्स्ट्रा जवाब नहीं देंगे ना, वो एक पूछेगा हम उसके जब तक 7 जवाब नहीं देंगे ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। भाई साहब घर आया, घर 7 ही महाद्वीपों के ऊंचे बांध याद किए, भारत के अंदर मोस्ट बांध याद किए, राजस्थान के अंदर भी टॉप बांध याद किए। फिर मैं सुबह गया उधर क्लास में, कॉन्फिडेंस में गयो, छाती बुला गयो, मैं दादो बन गयो। मैं कहो हाँ भाई, तो मैं कहो कल अपने क्या चल रहा था? वही मैडम कहो हाँ सर वो मैंने बांध पूछा था, कल क्लास खत्म हो गई। मैंने कहा हाँ भाई बांध चल रहा था, चलो आज अपन बांध ही पढ़ेंगे, क्लास को छोड़ो। लिखो एशिया का ऊंचा बांध, लिखो अफ्रीका का ऊंचा बांध, लिखो दक्षिणी अमेरिका। भाई साहब 3-4 महाद्वीपों का लिखा है। फिर वो खुद ही बोल गए सर हमारा तो वर्ल्ड आता ही नहीं है, हमारे इंडिया ही नहीं था। मैं कहते खा छाती मुँह बेरिया फटाफट तो राजस्थान पढ़ा रहे हाथों जी का मैंने दिमाग का करा। ऐसे शुरुआत हुई मेरी। फिर बाद में वो कॉन्फिडेंट हो गए थे, फिर बाद में उनको मैं पढ़ाते गया। फर्स्ट वाले बैचों में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, घर पे पढ़ना पड़ता था, 2-2 जगह पर पढ़ाता था, पहले कॉलेज में पढ़ाना फिर बाद में उधर पढ़ाना, 2-2 जगह पर। तो वो नया सब्जेक्ट था, नया सब्जेक्ट में ढलने में टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे एक बेच निकाला, सब्जेक्ट का रिवीजन हुआ, वापस अगला बेच पढ़ाया और रिवीजन हुआ, फिर और बेच निकाले। अब कंटिन्यू बेच पढ़ाते ही जाए। यही चीजें मेरे को ऊपर पढ़ानी, ऊपर से नीचे को पढ़ानी, दिन में 10 बार ये कहीं बोलना है, 5 बार तो मैं क्लास में बोल जाता हूँ, एक चीज को भूलने का नाम ही नहीं है। अब ये इतनी चीजें होगी कि जब नशे काटते हैं ना, खून बाद में आता, पहले बांध आते हैं निकल के, पहले ज्योग्राफी निकलती है। अब अत्र हो गया है, और तीनों लेता हूं, राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड, तीनों ही पोर्शन में लेता हूं भाई। अब अत्र हो चुके हो, अब कहीं भी पूछो, अब अपन कटी दिक्कत वाली बात को नहीं। यूं कौन है, मैं और कॉन्फिडेंस में कौन हूं, मैंने सब है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कभी कोई अगर पूछेगा उसका मैं रिप्लाई जरूर दे दूंगा भाई। अब यहां तक इतना मैं सक्षम बन चुका हूं। तो बाल्यकाल में निकला था कहा सो हो गया शुरुआत, चलता गया धीरे धीरे ऑटोमेटिक कार वो बनतो गयो, पाचन देखो। और छोटी सी उम्र में मैं जयपुर जार पढ़ाया हो, छोटी सी उम्र में जयपुर जार पढ़ाया हो मैं, और पूरा राजस्थान जाना है मैंने, नाम भाई नेम सब जानता है, भाई फेस सब जानता है कि हाँ 2000, क्योंकि 2019 में मैं जयपुर चला गया था वह टाइम में। अब 4 साल पहले मैं जयपुर रह रहा हूं, तो इसलिए है धीरे धीरे विकास किया इसमें। क्योंकि मेरा कोई गुरु ही नहीं है, पहली बात ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी मैंने अपने स्तर पर तैयारी की थी, मेरे भाई ने थोड़ा बहुत मुझे बताया था, बाकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है मेरा कोई गुरु नहीं है कि मैंने ज्योग्राफी किसी से कोचिंग करी है। यूट्यूब ही मेरा गुरु है, मैंने यूट्यूब से सभी को लिया है, मैं सबकी कॉपी कर ली। मैं अशोक मास्टर कौन है, ये धरती का ऊपर है जिन्हें मुन्ने देखे उड़ू। भूगोल पढ़ा रहे हो, चाहे छोटा सा छोरा भी पढ़ा रहा ना, उसको भी मैंने देखा है वो क्या पढ़ा रहा है, उससे भी मैंने ग्रहण किया ज्ञान। बड़ा से बड़ा टीचर है, उसको भी मैंने देखा कि वो क्या पढ़ा रहा है। सभी को लेकर के, सभी की लेखन शैली, सभी की वाक शैली, सबको मैंने ग्रहण किया, और सभी को कॉमन मिक्स मसालों में थाने MDA स्थान देऊं मैं, सबानी बेड़ो कर में थान देऊं जी। कारण कही मैं नया नया यहाँ उदयपुर में आया था, एक कोचिंग का इनोग्रेशन था, सेमिनार में आया था मैं यहाँ पर। तो सेमिनार में आया तो मेरे को बोला सर भूगोल, मैं भी 2018 की घटना है वो 18, तो मैं यहाँ पर आया था, लक्ष्य की बात नहीं है, दूसरी जगह पर आया था। तो RS वाले बैच में मेरे को डेमो के लिए भेजा, जयपुर के 2-3 टीचर आए थे स्टाफ वाले, उनके साथ मेरे को बुलाया था। मेरे को बोला कि यार डेमो है, क्लास में सभी बैठे हुए हैं,
टोटल सभी मिक्स वेज चल रहा है। मेरे को बोला कि आप पढ़ाना भाई। मैं उनको स्टार्टिंग में मैंने कहा कि आप राजस्थान का भूगोल पढ़ाना, एक बार डेमो के तौर पर आप पढ़ा क्या जाओ भाई। मैंने ज्योग्राफी लिखी और ज्योग्राफी में राजस्थान का सामान्य परिचय मैंने स्टार्ट कर दिया भाई, अक्षांश देशांतर से। 2-3 होते हैं, सभी जगह पर मिलते हैं। एक लड़का खड़ा हुआ और मेरे को बोला कि सर आपने ज्योग्राफी का अर्थ तो बताया नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, ज्योग्राफी को मतलब जियो प्लस ग्राफी, ज्योग्राफी का मतलब पृथ्वी का वर्णन करना होता है। फिर मैंने कहा चलो आगे चलो भाई, ये वर्ल्ड का पोर्शन है, मैं राजस्थान पढ़ा रहा था, मैंने वर्ल्ड को नाम ही नहीं लिया, मैंने सीधा राजस्थान के परिचय पे आ गया। फिर वापस बताया सर ज्योग्राफी के पिता कौन है, ब्रांचे कौन है। मेरे को लग गया कि ये चाहता है कि भाई ये मेरे को कहीं उलझावे। मैंने कहा ठीक है भाई इसको हटाओ, अभी अपन पहले परिचय ही देखते हैं। उसने मेरे को एक परिभाषा पूछी, मैंने उसको 18 परिभाषा बताई थी अलग अलग भूगोलवेताओं के अकॉर्डिंग। कार्ल रीटर के अनुसार यह है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के अनुसार यह है, मार्टिन बेहम के अनुसार यह है, ठीक है, प्रोफेसर टिवार्था के अनुसार यह है, हेरोडोट्स के अपने हिकेटियस के अनुसार यह है, इरेटोस्थनीज के अनुसार यह है। अलग अलग मैंने ये आपको एनाक्सीमेंडर के अनुसार यह लगभग 18 भूगोलवेताओं ने अलग अलग भूगोल की परिभाषाएं दी, वो मैंने बताई। मैंने फिर उसको पूछा क्या कर रखा, उसने बोला सर एमए कर रखा है। सर आपने, मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं कर रखा है। वो छोरा जब भी मैं उदयपुर आता हूँ ना, वो मेरे को फोन करता है और जो भी कुछ काम करता है मेरे को पूछ के करता है, सर मैं वहां की तैयारी करूँ यार, सर मैं बताओ है। क्लास से बाहर निकलने के बाद में वो मुझे सबसे ज्यादा मानने लग गया भाई। अभी वो मुझे कहता है सर मेरे आदर्श आप ही हो और हमेशा आप ही रहोगे भाई। क्योंकि जब तक आप कोई आपसे पूछ रहा है, जब तक आप उसको रिप्लाई अगर आपने अल्टपे में निकाल दिया, इसका मतलब वो आपके ऊपर हावी हो गया। आपको उसके ऊपर हावी होना पड़ेगा, इसलिए आपको अपने ज्ञान में विकास करना पड़ेगा, तभी आप उसको अपने फेवर में कर सकते हो, वरना फिर बाद में आपको बार बार झिझक रहती है। मैं क्लास में मेरे को कोई झिझक ही नहीं रहती है। वो सारे ये आते हैं सर कि हम बड़े बैचों में जा रहे हैं, हमें कोई झिझक रहेगी। मारे झिझक में क्या, मारथे आता है बेटा देगा, हमारी क्लास में 500 बच्चा बिठा दो, 5000 पढ़ा दो, बिठाने दो, मारे क्या फर्क को नहीं पड़ा, मैं 1000 पढ़ा दूं, मैं वही ले जाऊं पढ़ाऊंगा जो थाना पढ़ा रही हूं बनू। मारा के चेहरा पे 1% की सिकन को यूं को ना 5000 देकर मारा हाथ कांपवा लग जाओ ना, मारा कहीं फर्क नहीं पड़ा। मन नंगा सब ऐसे कैसी है, या ना होगा जो या ना होगा, ये पूछेगा जो या नहीं पूछेगा, सबकी साइकोलॉजी एक ही है। और अगर इनको आता, कोचिंग करने थोड़ा आते हैं, सेल्फी पढ़ लेते हैं, कुछ लेने के लिए तो आ रहे हैं, तो हम तो इनको पढ़ाएंगे भाई इसलिए। और हमेशा ईमानदारी रखी है, जो भी पढ़ाया वो पूरी लगन के साथ में पढ़ाया। गला बोल जाता है, शाम तक काम नहीं करता मेरा गला, या कोयल जैसी आवाज ही नहीं है, अमरीश पूरी जान बन गई है, आदन पढ़ा पढ़ा हुआ चक्कर में बन चुकी है भाई। हाँ तो इसलिए हुआ ये। तो इलवा पढ़ाता ज्ञान चल तो क्यों हो तो क्यों कुल मिलाकर काम। तो राजस्थान की पहली पर्यावरण नीति याद रखना, बताओ अपने कब बनी थी भाई, 22 अप्रैल 2010। और राजस्थान की पहली बताओ वन नीति कब बनी थी भाई, 18 फरवरी 2010। राजस्थान भारत का पहला राज्य, ध्यान रखना भाई, राजस्थान अपने भारत का जो है ना ये पहला राज्य है जिसने वन नीति बनाई। और बताओ अपने कौन सी नीति बनाई थी भाई, पर्यावरण नीति। अब 2010 की याद रखना, कंटिन्यू 2 चीजें और आएगी भाई। अगला पॉइंट यहां पर और आता है, और अगला पॉइंट यहां पर क्या बनता, सुनना मेरी बात। अगला पॉइंट यहां पर यह आता भाई कि राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ था भाई। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कब होता है, यह भी प्रश्न आपका याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट बनेगा। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन होता है भाई 14 सितंबर 2010 को होता है भाई। वापस 2010 आ गया, और ये 2010 वाली डेट याद रखना बड़ी महत्वपूर्ण है। जैव विविधता बोर्ड का गठन 14 सितंबर 2010 को हुआ। अगला एक लास्ट पॉइंट और आएगा भाई यहां पर, और ये अपने क्या बोलेगा भाई, ये वाला पॉइंट यहां पर ये बोलता है राजस्थान की प्रथम इको टूरिज्म नीति बताओ अपने कब बनी थी। पारिस्थितिकी पर्यटन नीति कब बनती है, इको टूरिज्म नीति की अपन यहां पर हम बात करने वाले हैं भाई। इको टूरिज्म नीति अपने यहां पर क्या कब बनती है, यह बनती है अपने 4 फरवरी, और सन आ जाएगा अपना यहां पर 2010 आएगा भाई। मतलब ये 2010 में याद रखना 4 नीतियां बनती है, और चारों की चारों नीतियां याद रखना भाई बड़ी महत्वपूर्ण आती है, ध्यान रखना भाई। ये 4 की 4 नीतियां हैं, और यहां से याद रखना हर बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है
राजस्थान के अंदर पहली बार वन विभाग की स्थापना बताओ कब होती है भाई? 1949। मुख्यालय बताओ कहां पर है भाई? जयपुर। और जब वन विभाग की स्थापना होती है तब राजस्थान के बताओ अपने कितने परसेंट पर वन थे भाई? 13% पर वन थे। 18 फरवरी 2010 राजस्थान की है पहली वन नीति। 22 अप्रैल 2010 राजस्थान की है पहली पर्यावरण नीति, पहली वन नीति। 18 फरवरी 2010 पहली पर्यावरण नीति, 22 अप्रैल 2010। और 22 अप्रैल को याद रखना विश्व पृथ्वी दिवस भी मनाते हैं। याद रखना, प्रश्न बन सकता है आपका। प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न यहां पर बनेगा भाई, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस आपका उत्तर आएगा भाई 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। तो सर विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? आपका उत्तर आएगा विश्व जल दिवस बताओ अपने कब मनाते हैं भाई? 22 मार्च। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जल दिवस 22 मार्च। ध्यान रखना भाई। तो ये दोनों, ये चारों के चारों डेटे याद रखना भाई। एक बार क्रम से याद कर लेना भाई। पहली बताओ अपने क्या आएगी भाई? वन नीति। बताओ अपने कब बनती है भाई? 18 फरवरी 2010। फिर आती है राजस्थान की पहली, बताओ अपने क्या आती है भाई? पर्यावरण नीति। कब आती है भाई? 22 अप्रैल 2010। राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने वन और पर्यावरण नीति बनाई थी भाई। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन बताओ कब हुआ था भाई? 14 सितंबर 2010। और राजस्थान की पहली इको टूरिज्म नीति, पारिस्थितिकी पर्यटन नीति, ये बताओ अपने यहां पर कब बनती है भाई? 4 फरवरी 2010। और नवीनतम इको टूरिज्म नीति कब बनती है ये भी लिख देना भाई। नवीनतम इको टूरिज्म नीति कब बनती है? टूरिज्म नीति आपके यहां पर बनती है भाई 15 जुलाई 2021। 15 जुलाई 2021 नवीनतम इको टूरिज्म नीति ये बनती है अपने 15 जुलाई 2021 के अंदर भाई। ध्यान रखना भाई, ये सब के सब जो सवाल है ना, ये याद रखना भाई, बड़ी महत्वपूर्ण है। राजस्थान की वन नीति को लेकर के प्रश्न आता है, ये हर भर्ती परीक्षा में याद रखना। इनमें से एक प्रश्न आएगा, मैं कह रहा हूं कि 100% पूछा जाएगा इस वाली क्लास में से। किसी के भी आ सकता है, चाहे संगणक के हो, चाहे आईए के हो, चाहे जूनियर वालों के, चाहे बीएसटीजीपीटी, मतलब रीट वगैरह में, मतलब एक प्रश्न 100% आवे टू किसी भी भर्ती परीक्षा में हर बार पूछा जाएगा। सबसे अधिक ये वाला पूछा जाएगा भाई, बड़ा महत्वपूर्ण है ये वाला। 18 फरवरी 2010 रात को भी याद होना चाहिए। सब में सन सेम है, 2010 2010 2010 2010। राजस्थान की वन नीति 18 फरवरी 2010। राजस्थान की पहली पर्यावरण नीति बताओ कब बनी भाई? 22 अप्रैल 2010। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ भाई? 14 सितंबर 2010। और पहली इको टूरिज्म नीति बताओ अपने कब बनती है भाई? 4 फरवरी 2010। और राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने वन और पर्यावरण नीति बनाई थी। वन नीति बनाई थी 18 फरवरी 2010। और पहली पर्यावरण नीति बताओ कब बनाई थी? 22 अप्रैल 2010। विश्व पृथ्वी दिवस बताओ कब मनाते हैं भाई? 22 अप्रैल। और विश्व जल दिवस बताओ कब मनाते हैं भाई? 22 मार्च। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाते हैं भाई 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस ये अपने मनाते हैं भाई 5 जून को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस ये अपन मनाएंगे भाई 5 जून को मनाया जाएगा। आगे चलें भाई, ये वाले भी पॉइंट आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है भाई। अब देखो भाई, सुनना मेरी बात, ये आपका राजस्थान है भाई इधर वाला। सबसे पहले सुनना मेरी बात, 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट है,
और वो हर भर्ती परीक्षा में पूछा जाएगा भाई। देखो भाई, अगर आपसे यहां पर ये पूछे ना, अगर आपसे यहां पर ये पूछे भाई, राज्य में सर्वप्रथम वन योजना, राज्य में सर्वप्रथम वन योजना बताओ अपने कब बनी थी भाई? 1910। और बताओ अपने कौन सी रियासत में बनी थी भाई? जोधपुर। राजस्थान में पहली बार वन योजना जोधपुर रियासत ने बनाई थी भाई। और बताओ अपने कब बनाई थी भाई? 1910। लेकिन अगर कोई पूछे ना, राजस्थान में सर्वप्रथम वन संरक्षण कानून बताओ अपने किस रियासत ने बनाया था? तो वन संरक्षण जो कानून बनाया था ना, ये बताओ किसने बनाया था भाई? अलवर। बताओ अपने कब बना था भाई? 1935। राजस्थान में पहली बार वन योजना 1910 जोधपुर में बनी थी। और पहली बार राजस्थान में वन संरक्षण जो कानून बना वो अपने अलवर में बना था, याद रखना भाई, 1935 में बना भाई। 2 पॉइंट ये भी आते हैं भाई। अगला पॉइंट और कौन सा आएगा? राज्य का प्रथम, आजादी के बाद में याद रखना, राज्य का प्रथम वन संरक्षण अधिनियम कब आता है? ये आता है भाई साहब 1953 में आता है। पहली बार अलवर में बना था 1935 को, लेकिन देश आजाद नहीं हुआ था। और ये स्वतंत्रता के बाद में है भाई। स्वतंत्रता के बाद पहला वन संरक्षण अधिनियम 1953 में आया था। और फिर आपका प्रश्न एक और बनेगा कि सर नवीनतम वन संरक्षण अधिनियम कब आएगा? ये नवीनतम वन संरक्षण जो अधिनियम आपका यहां पर आता है, ये अपना कब आता है? ये आता है 4 मार्च सन 2014 में लगता है भाई। ये 3-4 पॉइंट आपके बड़े महत्वपूर्ण है भाई, जो भी आपसे याद रखना पूछा जाएगा भाई। राज्य में पहली बार वन योजना 1910 में बनाई गई। और अगर कोई पूछे कि कहां पर बनाई गई, आपका उत्तर आएगा भाई साहब जोधपुर में बनाई भाई। कब बनी? तो 1910। कहां बनी? जोधपुर में बनी। राज्य में पहली बार क्या बनी? वन योजना बनी। राज्य में पहली बार वन योजना जोधपुर में बनी 1910 को। लेकिन पहली बार राजस्थान में सर्वप्रथम वन संरक्षण कानून या अधिनियम अलवर में बना 1935। लेकिन आजादी के बाद में पहली बार वन संरक्षण अधिनियम पूरे राजस्थान में बना था अपने 1953 को। और नवीनतम वन संरक्षण अधिनियम बना था अपने 4 मार्च 2014 को। ये अपने राजस्थान के है भाई। पीछे वाले पहले जो अपने पढ़े थे ना, वो इंडिया लेवल पर थे। इंडिया में वन नीति कब बनी, वन अधिनियम कब बना, वन विभाग कब हुआ, और ये अपने राजस्थान के संदर्भ में है। दोनों ही याद रख के चलना है, क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है। अधिनियम के नीति में वनों के विकास को कैसे बढ़ावा दिया जाता है, वनारोपण कैसे किया जाता है, वनोन्मूलन जो हो रहा, मतलब वनों की कटाई हो रही है, उसके ऊपर रोक कैसे लगाई जाती है, हम कौन सी किस प्रकार की स्ट्रेटेजी अपना करके हम वनों का विकास कर सकते हैं, वो तो बनता है नीति में। और एक्ट में आता है कानून। संरक्षण को लेकर के वन आपकी कटाई हो रही है, उन वनों को लेकर के कानून बनाया जाता है कि इसके ऊपर रोक लगाई जाएगी। अगर कोई वनों को काटता तो उसको कौन सी सजा दी जाएगी। जैसे कि अपने ये जो अधिनियम है ना, एक्ट है ना, इसके अनुसार राजस्थान सरकार के अनुसार अपने 3 प्रकार के वन हैं। एक तो आता है आरक्षित वन, आरक्षित वन आता है। एक आता है अपने रक्षित वन, और एक बताओ अपने कौन सा आता है भाई? अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन आता है भाई, ध्यान रखना भाई। 3 प्रकार के वन आते हैं। आरक्षित वनों के अंदर वे वन आते हैं जहां पर लकड़ी की कटाई और पशु चराई जिस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है। न तो लकड़ी की कटाई कर सकते हो, न पशुओं की चराई।
ये आरक्षित है। एक आता रक्षित, जिसके ऊपर थोड़ी बहुत सरकार के अनुसार कर सकते हो, सरकार कह देगी इतनी से भाग पर लकड़ी की कटाई कर सकते हो, वो रक्षित आएगा। एक आता अवर्गीकृत, जहां पर कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है, लकड़ी की कटाई भी कर सकते हो, पशुओं की चराई भी कर सकते हो, ये अवर्गीकृत वन आता है। जैसे आरक्षित वन है जहां पर न तो लकड़ी की कटाई कर सकते हो न पशुओं की चराई कर सकते हो, फिर भी अगर माना कि आपने जबरदस्ती वहां पर लकड़ी की कटाई और पशु चराई करते हुए पाए जाते हो, तो इस एक्ट के तहत जो भी सजा का प्रावधान है या जो भी जुर्माना राशि है वो आपको वहां पर देनी पड़ेगी भाई। सजा में आपको जेल भी हो सकती है, आपको वहां पर सजा के लिए आपको जो भी उसका जुर्माना है वो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, ध्यान रखना भाई। एक्ट में तो होता है ये कानून बनाया जाता है संरक्षण के लिए, और नीति में हम वनों को कैसे बढ़ा सकते हैं। अपन नहीं बोलते कि मैं पढ़ाई करता हूं, मेरे से पढ़ाई नहीं होती, तो एक व्यवस्थित नीति बनाओ, 2 घंटे खाना खाऊंगा, 1 घंटे सोऊंगा, 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, वो बोलते हैं नीति बनाना बोलते हैं। तो नीति के अंदर वनों को विकास के लिए नीति बनाई जाती है और कानून वनों को बचाने के लिए एक्ट लाया जाता है या कानून बनाया जाता है भाई। तो ये राजस्थान के अंदर अपन यहां पर सन वगैरह पढ़ चुके हैं। आगे वाली जो क्लास होगी उसमें अपन वनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, वन कितने प्रकार के होते हैं, वन रिपोर्ट कब आती है, वन गणना कब होती है, किसने करवाई जाती है, राजस्थान में कुल कितना वन है, इसके बारे में अपन आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे भाई। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम और राधे राधे भाई।